आपको यदि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना है न्यूटन का, तो उसके लिए आपको इनर्शिया समझना पड़ेगा। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? देखिए इनर्शिया अभी पता है, स्कूल संत मैरी में सब लोग पढ़ लिए हैं। अगर सिंपली अभी हम फिर से पूछ दे अमरजीत से कि इनर्शिया क्या है तो नहीं बता पाएगा। है बहुत सिंपल सा चीज, लेकिन इसको बताने में ना क्या होता है कि प्रॉब्लम आने लगता है। बहुत बेसिक सी बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे इनर्शिया का मतलब होता है कि यदि कोई चीज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन सब लोग समझ रहे हैं ना, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा चाहेगा क्या कि हम यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे या मोशन में ही रहे। और यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा क्या चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे। यही होता है इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया एक टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि जो ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा चाहेगा कि हम यूनिफॉर्म मोशन में रहें, और यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा क्या चाहेगा कि रेस्ट में ही रहें। इतना डीपली में आपको कोई भी इंसान सोच नहीं सकता। न्यूटन ने सब सोचा, बहुत आम बात है, ये कैजुअल सी बात है। लेकिन अब जैसे ये बॉटल यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, बॉटल तो रेस्ट में है। ये जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो क्या ये बॉटल मूव करेगा? नहीं करेगा। और कोई आम व्यक्ति क्या सोचेगा? हाँ रखा हुआ है तो रखा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी ना हिल जाएगा। आम व्यक्ति क्या सोचेगा? एक बॉटल है, रखा हुआ है तो रखा हुआ है, क्यों हिलेगा? यदि कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे हमारा अर्थ क्या कर रहा है, सन का रोटेट कर रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन में, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो वो भी ऑब्जेक्ट हमेशा चाहेगा कि हम मोशन में रहें, कभी भी रुके नहीं, और तब तक किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं होगा जब तक कि कोई भी उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं? अभी तक जो बात बोले समझ में आया कि नहीं? इनर्शिया मतलब, इनर्शिया का मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा अपने स्थिति को बनाए रखने का सोचेगा, कभी भी उससे अलग होने के लिए नहीं सोचता है। इतनी बातें सबको समझ में आया कि नहीं? इनर्शिया हम लोगों ने सिंपली समझ लिया। देखो है बहुत छोटी छोटी बात, है बहुत, ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटी छोटी, लेकिन काफी लॉजिकल है। आपको हर एक बात बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, और हम पूरा पोटेंशियल अपने तरफ से लगाएंगे कि आपको एक एक चीज ध्यान से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब देखिए जो भी हमने पढ़ाई पढ़ी उसमें 3 बातें निकल कर आती है, और इनर्शिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन है कि नहीं? ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 पार्ट में हमने क्या किया, इनर्शिया को डिवाइड कर दिया। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ, जो भी इनर्शिया, अब देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, समझ गए कि नहीं? ठीक, तो इस पर जो इनर्शिया का प्रभाव पड़ता है वो कैसे कैसे प्रभाव करता है वही अब हमको समझना है, और हमने ये पूरे डिफिनेशन को पढ़ते हुए इसको 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड कर दिए। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलने का मतलब क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा क्या चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, हम मूव नहीं करें। और वही बात हम आपको समझाने के लिए ये चाकू और आलू लाए हैं, समझे कि नहीं? ठीक है, यही बात हम आपको समझाने के लिए चाकू, ठीक है, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं किस पे, चाकू पे। आलू अपने आप ऊपर क्यों आ रहा है? इसलिए कि चाकू बार बार नीचे की तरफ, नीचे वाले डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ रहा है, लेकिन आलू कह रहा है हम क्यों मोशन में आए, तुम आ रहे हो ना। देखो दुनिया बहुत यहाँ पे स्वार्थी है बाबू, तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में चोरी हो रहा है, हम क्या करें, हम अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, तुम्हारे घर में चोरी हो जाए, सुबह उठ के डीलिंग पैतरा करेंगे, है कि नहीं? बाद में आलू कहेगा कि हम यहां थे तो यहां कैसे आ गए। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए अगर हम एक व्यक्ति का कुछ बिगड़ रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन न्यूटन ने क्या कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है चाहे कुछ भी है, वो कहेगा कि तुम मोशन में आओ, मेरे को क्या मतलब है। आलू यहाँ पे क्या कर रहा है, चाकू ना मोशन में आ रहा है, हम क्या करेंगे, रेस्ट में ही रहेंगे। तो इसमें हमको यही देखना है कि हम लोग चाकू को मोशन में लाने की कोशिश करेंगे और आलू क्या करेगा, रेस्ट में अपना बना रहेगा, यहाँ है तो यहीं बना रहेगा। समझे कि नहीं? ठीक है, अब देखिए
देख रहे हैं इस तरीके से। आलू देखिए कहां आ गया था, यहां पर आ गया, यहां पर आलू बोला तुम मोशन में रहो, हम यहीं खड़े रहेंगे, बड़का नहीं तो, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोग देखें, एक एग्जांपल हुआ कि एक रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है। तो ये हमेशा क्या सोच रहा था कि हम रेस्ट में रहें, और ये मोशन में है तो तुम मोशन में रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये रहा एक एग्जाम्पल आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक हैंकी चाहिए। कोई हैंकी लाया है? होगा, चलिए ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या समझ में आया? सिचुएशन में हम लोग क्या देखे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रेस्ट में अपने आप को मेंटेन कर रहा है। हमने मोशन में किसको लाया? रुमाल को। ये भी रेस्ट में रहा कि नहीं? ये बोला कि तुमको मोशन में आना है, हमको क्या मतलब है कि नहीं? ये अपने आप को रेस्ट में ही मेंटेन रखा, समझे कि नहीं? इसका काम था रेस्ट में रहना, और इसको हम मोशन में ला रहे थे। तो ये क्या सोच रहा था कि हम मोशन में आते हैं। ये मोशन में था तो मोशन में था, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, और इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये बेचारा अपना रेस्ट को रेस्ट में ही मेंटेन रखा। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। कैरम बोर्ड खेले हैं सब लोग? कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में आप लोग इस तरीके से गोटी तो क्या ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सरियाए रहते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग नीचे वाले गोटी पे स्टाइगर मारते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा गिर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे वाला सिर्फ गोटी निकलता है, बाकी सब क्या रहता है। और जब हम लोग अगर दोनों गोटी को अलग अलग नहीं, एक ही पे सरिया दे और बहुत ऊंचा ऐसे बना दे, कुतुब मीनार जैसा, और मार कर नीचे वाला सिर्फ गोटी निकाल देते हैं ना, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। मतलब नेक्स्ट गोटी को मारने से पहले अगर हम लोग नीचे वाला निकाल दिया और वो पूरा लंबा वाला से हिल के रह गया, हम लोग मतलब ऐसे चारों तरफ वाले लोगों का चेहरा देखते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उस सबका एक बार मतलब दिखाते हैं कि यस आई एम, अंदर अंदर वो फील होता है। ऐसा हुआ है तुम लोग के साथ? मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। अभी तो हाथ कांपने लगता है खेलने में, आदत छूट गया है ना, लेकिन जैसे आप कंटिन्यू खेलते रहेंगे तो क्या है कि आप कहीं से भी मार देंगे, ऐसे झुक के वैसा वाला सिचुएशन आ जाए। या फिर हम लोग वो रिमाइंड करके मारते हैं ना, इससे 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 ऐसे करके, अगर 3-4 बार रिमाइंड करके और पहले से मतलब बता कैसे मार दिया, अपील करता हूं, फिर मतलब कुछ बोलना नहीं, अपना पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। कि वहां पर भी आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिखने को मिलेगा। आप जिस गोटी पर फोर्स लगाए हैं वही गोटी मूव की, बाकी सारी गोटी अपने अपने पोजीशन को, अपने स्टेट ऑफ मोशन को क्या किया? मेंटेन किया कि नहीं हम नहीं मोशन में होंगे, तुमको होना है हो जाए, है कि नहीं? मेला वगैरह में ना, जब छोटे थे और गांव में मेला लगता था, तो उसमें एक तो ग्लास रख देता था, और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख के सिक्का रख के हम लोग को बोलता था, मतलब कार्डबोर्ड खींच के सिक्का गिराना है। ऐसा होता था ना, सेम यही वाला कहानी था। जिसके हैंकी लगाए, हैंकी को खींचे, ये यहीं का यहीं रह गया। तो वो लोग क्या करता था ना, बेवकूफ बनाने के लिए 1 रुपया वाला सिक्का रखता था। अरे थोड़ा सा हल्का सिक्का होता है 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला सिक्का रखता, तो जानता है जैसे ही कार्डबोर्ड जोर से खींचेगा, कार्डबोर्ड मोशन में आए ना, सिक्का तो रेस्ट में ही रहेगा। अब ऐसे ग्लास है, ये सिक्का है, कार्डबोर्ड जैसे ही खींचे सिक्का, वो लोग क्या करता था ना, 5 वाला सिक्का नहीं रखते, 1 रुपया वाला उसके ऊपर रख देता था। मास कम, अब मास कम हो जाएगा तो एनर्शिया बेचारा वहां पे फेल हो जाएगा उसका। नीचे वाला खिंचाएगा तो ऊपर वाला रगड़ा ही चल जाएगा उसी पर, है कि नहीं जी? नीचे वाला खिंचाया तो ऊपर वाला भी उस पर रगड़ाते हुए चल गया। तो इसीलिए थोड़ा सा मास वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है लास्ट में कि एनर्शिया को मास से क्या लेना देना है, मास क्या रोल प्ले करता है इसमें, समझे कि नहीं? तो रेस्ट वाले को समझ गए। और हम आपको एग्जांपल देते हैं। घर में गद्दा झाड़े, सोफा उफा कभी झाड़े हैं? उसमें धूल देखते हैं कैसे उड़ता है? कभी धूल देखे हैं कैसे सोफा वाला धूल उड़ता है? रीजन क्या है? तो मान लीजिए ये गद्दा है, ये मान लेते हैं गद्दा है, ठीक है। हमने एक डंडा लिया, डंडा से झाड़ते हैं ना, या फिर हाथ से। जैसे ही हम गद्दा के इस पोजीशन पे मारे, ये गद्दा क्या हुआ? दब गया। ऐसे गद्दा दबा ना, जिसके ऊपर धूल था बेचारा वो तो ऊपर ही रह गया। धूल क्या बोला? फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा है, तुम नीचे जाओ, हम तो ऊपर ही रहेंगे। मेरा बात समझ में आया? गद्दा को हमने मारा तो गद्दा दबा, लेकिन गद्दे के ऊपर जो धूल था वो ऐसे ही हवा में जिस पोजीशन पे था, लेकिन ये बेचारा हल्का होने की वजह से हवा जो बह रहा है उसमें क्या हो जाता है? मिक्स होने लगता है। देखो मारते हैं तो बेचारा धूल धीरे 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 उड़ने लगता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो यही चीज है कि आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कोई भी आपको इतने सारे एग्जांपल में समझ में आया कि यदि कोई चीज रेस्ट में है तो हमेशा क्या चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे।
क्लियर हो गया? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब आते हैं वापस से शुरू करते हैं। और कल हम लोगों ने इनर्शिया इसके ऊपर बात किया था, समझे कि नहीं? ठीक है, हाँ। उस इनर्शिया में क्या 3 टाइप्स पढ़े थे ना? इनर्शिया पढ़े थे, उसके बाद इसके 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन देखे थे, उसके बाद ऑफ रेस्ट, उसके बाद ऑफ डायरेक्शन। 3 हमने देखा था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट सबको अच्छे से समझ में आ गया था, जिसमें कि हम आपको समझाएं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या करेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, वो यही सोचेगा। आलसी जो होता है ना, आलसीपन, वही इनर्शिया है। आप जिस पोजीशन में रहते हो हमेशा सोचते हो कि उसी पोजीशन में रहे, आलसीपन ही इनर्शिया है, समझ लीजिए। तो अब जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो क्या सोचता है कि मोशन में ही रहे, समझ गए? हाँ। अब जैसे कि रेस्ट का हमने आपको एग्जांपल दिया था, वो कैरम बोर्ड वाला, कैरम बोर्ड की गोटी जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकर से मारते हैं तो नीचे वाली गोटी निकलती है लेकिन ऊपर वाला स्थिर रह जाता है। उसके बाद से हमने आलू और चाकू वाला एग्जांपल लिया, बॉटल और हैंकी का एग्जांपल लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे जो कि हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझे। इनर्शिया ऑफ मोशन में बस में सवार व्यक्ति का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। जैसे कि हमने बताया था कि एक बस में आप ट्रैवल करते हैं और बस अचानक से ब्रेक मार दे, आप उस बस में हैं और बस अचानक से ब्रेक मार दे तो क्या होता है? आप आगे की ओर फेंका जाते हैं अचानक, है कि नहीं? उसमें होता क्या है कि जब आप बस के ऊपर बैठे होते हैं और बस चल रहा होता है तो आपका पैर किसके कनेक्ट में होता है? बस के ऊपर होता है। तो बस मोशन में समझ गए कि नहीं? ठीक है, आपकी बॉडी भी मोशन में, बस मोशन में है तो जितने रफ्तार से मोशन में, आपकी बॉडी भी उसी रफ्तार में खुद को मोशन में मेंटेन करके रखी हुई है। लेकिन जैसे ही बस ब्रेक मारा तो बस न रुका, आपकी बॉडी तो मोशन में ही थी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बैठे बस मोशन में, बस ब्रेक मारा, आपकी बॉडी तो मोशन में ही न थी, वो थोड़ी ना ब्रेक मारी थी, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं? बेकार जाते हैं। आप कभी गौर किए, कोई चलते हुए गाड़ी से उतरे हैं आप लोग, चलते हुए बस से, चलते हुए ऑटो से, स्टाइल मारने में बहुत लोग करते हैं। स्टेशन पे नहीं, ट्रेन अभी रुकी नहीं है, ट्रेन अभी स्टेशन पे रुका नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्टाइल मारने के चक्कर में, दिखाने उखाने में प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से चलते हुए एकदम ऐसे। तो देखो जब भी उतरेगा ना तो ट्रेन पे उतरने के बाद वो रुकता नहीं है, ट्रेन के साथ दौड़ता है। ट्रेन अगर बहुत गति से रहेगी तो वो उतना ही गति से दौड़ेगा, ट्रेन धीरे रहेगी तो वो भी उतना ही धीरे धीरे दौड़ते हुए। मतलब इंसान जब ट्रेन से नीचे उतरता है ना तो वो अपनी वेलोसिटी ट्रेन के वेलोसिटी के साथ मैच करते हुए उतरता है। अगर वो अचानक उतर के रुक गया ना, उसकी बॉडी मोशन में थी और अचानक रुकने की जहां कोशिश किया हो गया, समझे कि नहीं? तो वो क्या करता है कि ट्रेन के साथ साथ वो भी मोशन में था, तो जब वो एक रोड पर आता है कि नहीं, तो अपने आप को रोकने के लिए थोड़ा सा दौड़ते हुए धीरे धीरे स्लो करता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे आपको समझ में आया इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ रहे हैं? उस एग्जांपल से इसको हम लोगों ने समझा था। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या बताए थे कि जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी होती है वो हमेशा यही सोचता है कि हम उसी डायरेक्शन में, हम बोल ही रहे हैं आलसीपन इज आल्सो अ इनर्शिया, या आलसीपन इज इक्वल टू इनर्शिया। जिस डायरेक्शन में बॉडी रहेगी उसी डायरेक्शन में हमेशा सोचता है कि क्या रहे, हम लोग बने रहें, स्थिर रहें उसी में। इसीलिए जब गाड़ी अपना डायरेक्शन चेंज करती है, जब कोई गाड़ी में आप बैठे होते हैं और गाड़ी अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो गाड़ी में डायरेक्शन चेंज कर रही है, हम क्यों करें? तो आप उस, जैसे कि आप गाड़ी के साथ बैठे हैं और गाड़ी इधर गई तो आपको भी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी रेसिस्ट करती है, नहीं हम तो इधर ही बने रहेंगे, हम इधर थे तो इधर भी, तुम जाओ हम यहीं रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब भी आपकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में मुड़ेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अपने बॉडी को क्या करते हो? धक्का देते हो। समझे कि नहीं? तो यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ। अब इसी की बदौलत हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहने का सोचेगा, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो क्या सोचेगा कि मोशन में ही रहे, यूनिफॉर्म मोशन। समझे कि नहीं? यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, समझे कि नहीं, तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने का सोचेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए।
जब तक कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए, वो बॉडी हमेशा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए। यही है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम यही है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो हम लोग न्यूटन के नियम को समझने के लिए हम लोगों को क्या समझना पड़ा? इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के टाइप्स क्या है, और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको समझ में आता है। अब इसके साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा मोमेंटम। क्या समझना पड़ेगा बाबू? मोमेंटम। हम बार बार कह रहे हैं पेशेंस बनाए रखना इस चैप्टर में, समझे कि नहीं? नए नए वर्ड आ रहे हैं आपके सामने, नया नया वर्ड आपके सामने आ रहा है। चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे जिससे कि आपको मोमेंटम समझ में आएगा। या मोमेंटम समझने से पहले आप अपने लाइफ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमेशा फील करते हैं। मोमेंटम को समझने से पहले आप लोग अपने लाइफ में न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप कहां पर न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं। क्रिकेट सब लोग खेलता होगा, बोलिए। क्रिकेट कैच नहीं है, कैच। क्रिकेट खेलते हैं कैच आता होगा। तो आप बताइए कि दो तरह के उसमें प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर थोड़ा सा बेकार खेलता होगा, जिसके हाथ से बार बार कैच ऐसे पकड़ता है और उसके बॉल हाथ में आते ही उड़ के बाहर चल जाता है। वो बंदा कभी भी कैच नहीं ले पाता है। कभी कभी गलती से पकड़ लिया, कभी कभी गलती से पकड़ लिया तो लोग उसके पास कैच जाएगा तो हम लोग पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि इससे कैच होने वाला, ठीक है भाई देखना भाई, लेकिन निकल जाता है। समझे कि नहीं? और दूसरा बंदा जो किसी भी कैच को नहीं छोड़ता है, वो देखना कैच को जब भी लेगा ना पीछे खींचेगा, ऐसे भी लेगा ना तो ऐसे खींचेगा। और जितना आप इंटरनेशनल वाले मैच में देखेंगे टीवी पर, देखना मैं जब भी कैच लेते हैं ना, ये धोनी पीछे, धोनी को देखे होंगे क्या करेगा? ऐसे। क्यों? नहीं, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि बॉल को ऐसे पकड़ने के साथ पीछे खींचा, जी हमको समझना है क्या कारण है कि हम लोग किसी गद्दे पर कूदते हैं तो हमको उतना चोट नहीं लगता है, और वही जितना तेजी से आप उस पर कूदे उसी से थोड़ा सा जमीन हार्ड सरफेस पे कूद जाइए तो आपका क्या होगा? हड्डी उड्डी टूट जाए। 2 मंजिला से चढ़ के आप बालू पर कूद जाएं, पानी में कूद जाएं, स्विमिंग पूल में, नदी में हम लोग पीपल के पेड़ पे चढ़ चढ़ के कितना ऊपर से कूदते थे, चोट नहीं लगता है। लेकिन हम लोग वही उतना ही ऊंचाई से अगर इस पे कूद जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी हमारी। क्या रीजन? हमारा एक शीशे का ग्लास अगर हार्ड सरफेस पर गिरता है तो टूट जाता है, लेकिन वही ग्लास एक गद्दे पर गिरता है तो नहीं टूटता है। सिंपल सा। आप लोग एक आम व्यक्ति क्या सोचेगा? वो गद्दा है, गिरेगा, वो गद्दा है, वो गिरेगा तो नहीं टूटेगा, गद्दा है, यही ना सोचेगा। तो सोचो न्यूटन कितना दिमाग लगाए होंगे, कितना गहराई में सोचे होंगे, समझे कि नहीं? जितना भी मैंने सवाल पूछा इन सबका भी हम आपको जवाब देंगे। इन सबका जवाब न्यूटन सेकंड लॉ में ही छुपा हुआ है। क्यों कैच ऐसे लेते हैं? ग्लास किसी हार्ड सरफेस पर गिरता है तो टूट जाता है, गद्दे पर गिरता है तो क्यों नहीं टूटता है? आप ऊंचाई से अगर बालू के ऊपर कूदते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगा, लेकिन वही आप हार्ड सरफेस पे हैं तो आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। इन सब का जवाब आपके इसी न्यूटन सेकंड लॉ में छुपा हुआ है। और उससे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे बाबू? मोमेंटम। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? मोमेंटम एक नया वर्ड है, आपके लिए कभी सुने नहीं होंगे, समझ गए कि नहीं? तो एक्चुअली में मोमेंटम होता क्या है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करेंगे हम लोग, समझे कि नहीं? एंड मास का होता है एम और वेलोसिटी का होता है बी। तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू? तो मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? तो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, और इसका ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड। यही है मोमेंटम। लेकिन इसको लाख समझा लो फिर भी समझ में जल्दी नहीं आता है, धैर्य रखना है, और हम आपको एग्जांपल देंगे। सिंपल हम कैसे समझते हैं मोमेंटम को? हम देहाती भाषा में अपने वर्ड में सोचते हैं ना, देह पर चोट लगना, देह पर चोट। चोट जो होता है ना, दर्द, अगर कोई चीज मेरे ऊपर वार कर रहा है, कोई चीज मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, तो जो हमको चोट लग रहा है, जो हमारे ऊपर फोर्स महसूस हो रहा है, वही है मोमेंटम।
कोई चीज आपके ऊपर वार कर रहा है और जितना दर्द का सामना आप कर रहे हैं, जितना चोट आपकी बॉडी को महसूस हो रहा है, जितना फोर्स आपकी बॉडी पे लग रहा है, वही है मोमेंटम। समझे कि नहीं? गौर करो, आपकी बॉडी पे प्रहार हुआ किसी चीज से, प्रहार महाभारत से लाए हैं, है कि नहीं जी? हाँ, आक्रमण हुआ और आपके शरीर पे धम से लगा, और जितना चोट, दर्द, फोर्स, बल का सामना आपकी बॉडी ने किया, वही है मोमेंटम। समझे कि नहीं? अब ध्यान से सोचो, मोमेंटम ज्यादा होगा यानी चोट ज्यादा लगेगा कब? जिस चीज से आपको मारा जा रहा है उस चीज का मास बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? हम पतला स्टिक को लेके आए, अचट से मारे, और वो हनुमान जी का गद्दा लेके आए, उससे मारे, धम, है कि नहीं जी? तो मास ज्यादा होगा, जिस चीज से मेरे ऊपर प्रहार किया जाएगा उसका मास ज्यादा होगा, चोट ज्यादा लगेगा। यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, मास कम। हाँ, दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल, गद्दा भले ही भारी है, आज जो राम जी का तीर था वो भले ही हल्का है, लेकिन गद्दा की वेलोसिटी कर देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, बहुत मतलब कम कर देते हैं, धम धम, कुछ हुआ जी है? और तीर का जो वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। जब उससे लगेगा तो चोट किससे ज्यादा लगेगा? समझे कि नहीं? तब मोमेंटम मास से सिर्फ नहीं होता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको चोट ज्यादा लगेगा, और किसी चीज की वेलोसिटी कम, भले ही मास ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम कम हो जाएगा, चोट कम लगेगा। यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू। सबको समझ में आया कि नहीं ये बात? मोमेंटम मतलब चोट, मेरे शरीर पर जितना चोट लगेगा वही मोमेंटम है। जितना हम दर्द का सामना करेंगे, जितना फोर्स मेरे ऊपर महसूस होगा, वही क्या है? मोमेंटम। समझे कि नहीं? ठीक है, इस चीज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है मेरे हिसाब से। अब आप दूसरे से भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, वो किस तरीके से आपको समझाएंगे, वो अपने तरीके से समझाएंगे। मेरा तरीका यही है, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम जो बात बोल रहे हैं। अब धर्मवीर, नहीं धर्मवीर कह रहे हैं, कोई मजबूत व्यक्ति इधर आ जाए, आकाश कुमार आ जाओ। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, लगभग एक ही साइज का है, समझे कि नहीं? लेकिन ये वो 2 रुपया का बॉल आता है ना गांव में, 2 रुपया का बॉल, जल्दी आओ, बैक साइड। ये हमारे पास आलू है जिसका मास ज्यादा है, ये मेरे पास बॉल है जिसका मास कम है। समझे कि नहीं? क्या गलत क्या बोल रहे हैं? इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। अब देखिए, एक ही वेलोसिटी से दोनों मारेंगे, वेलोसिटी एक ही रहेगा, मतलब स्पीड लगभग एक ही रहेंगे। दर्द का थोड़ा सा सामना करना है, चोट लगा जी? देखो ये वेलोसिटी देख लिए, और इसी वेलोसिटी से चोट किससे ज्यादा लगा आपको? आलू वाले से। मास जिसका ज्यादा, मास जिसका ज्यादा, मोमेंटम उससे ज्यादा। मास ज्यादा कर देंगे, अब वेलोसिटी हल्का कम भी रहेगा ना तो चोट ज्यादा लगेगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। लेकिन हम मास इस बार क्या किए? कम किए, अब वेलोसिटी वही रखे लेकिन चोट इसको कम लगा। मतलब कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम। ठीक है, इस बार क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी कम कर, आजा देखो फेल कर दे रहा है। ठीक है, किससे ज्यादा लगा? बॉल से। समझे कि नहीं? ठीक है, आ जाओ। अब आलू फट गया, आलू फट गया, कर दो यहां कि आलू और इसका मास सेम था, लेकिन नहीं सॉरी, मास अलग था। वेलोसिटी में हमने चेंजेस किया तो मोमेंटम बदल गया। मोमेंटम को किस चीज से समझना है? चोट लगना, चोट लगना, दर्द का महसूस होना। हमने मास और वेलोसिटी में चेंजेस करते जाएंगे, मोमेंटम चेंज होते जाएगा। या मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सबको ये बात समझ में आ गया? हाँ, ये बात क्लियर है? समझ में आया? पक्का? यही है मास, सॉरी मोमेंटम, और इसी में आपको समझना है। अब ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस चीज को फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन करते आ रहे थे ना, फोर्स, अब वही फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आता कैसे है वो समझना है। और यही न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन फॉर्मूला देगा। अभी मैंने क्या बोला? मोमेंटम।
ध्यान से सुनो, लिखने से अच्छा है पहले सुन लो, ये तो नोट्स में आते ही रहेंगे, है ना, नोट्स में आएगा ही। बात को गहराई में ऐसा समझो कि कभी जीवन में तुम मत भूलो। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए हम आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करते रहते हैं ताकि विजुअलाइज हो। समझ रहे हैं? समझाते हैं ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना? ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रुका हुआ है या कुछ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी। समझिए मेरे बात को, एक ऑब्जेक्ट है, अब मूव कर रहा है चाहे स्थिर है, मूव कर रहा है चाहे स्थिर है। अगर रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और यदि वो चल रहा होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, अब चाहे जितने भी स्पीड से चल रहा हो। और इसका मास कुछ है, 1 kg 2 kg 3 kg जो भी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, समझे कि नहीं? और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, एक हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। अगर रुका हुआ रहेगा तो चल देगा, अब चल रहा होगा तो और तेज चल देगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर आ गया, अब भी इसका मास तो m ही है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा। आप दौड़ रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं और पीछे से कोई आए और आपको धक्का दे दे, तो आपका मोमेंटम शुरू में कुछ और था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे हम आपके बॉडी पे धक्का दिए, वो बॉडी क्या हो गया? फास्ट, है ना? अब उस बॉडी का मास तो वही है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया। अब उसका नया मोमेंटम आ गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। शुरू में उसका मोमेंटम क्या था? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मोमेंटम में जो बदलाव हुआ और जितने समय में हुआ, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमें मिलेगा फोर्स। क्या मिलेगा? मेरा बात समझ में आया कि नहीं? ये बॉल है, इसका मास कुछ है, अभी रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, है ना? मैंने फोर्स इस पे लगाया ना, ये बॉल में स्पीड बढ़ा, और मान लीजिए बॉल को मैंने यहां पे रोक दिया। क्या किया? रोक दिया। यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, मास तो वही था। यहां पर मोमेंटम कुछ और होगा कि नहीं? मास गुने फाइनल वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी 0 था, यहां पे तो नहीं है ना, तो यहां पर मास, यहां पे मोमेंटम कुछ और, यहां पे मोमेंटम। तो बॉल के अंदर जो मोमेंटम में बदलाव आया, वो फोर्स के लगने की वजह से आया। तो ये फोर्स कितना लगा था इस पे, कितना न्यूटन लगा था, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यही जानना है, समझे कि नहीं? तो फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पर रेट वर्ड लग जाता है वहां पर चीजें डिवाइडेड बाई टाइम हो जाती है। तो जो फोर्स हमने बॉल पे लगाया था, ध्यान से समझो, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू। और आपके बॉडी पर क्यों चोट लगा था? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट था, हमने उस पर फोर्स लगाया था, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी और आपके बॉडी पे आके चोट लगा था। तो वो जो आपके बॉडी पर फाइनल वेलोसिटी से चोट लगा था, वो फाइनल वेलोसिटी किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से। वो फोर्स कितना लगा था उस पे, उस फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा बाबू? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से वो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करेंगे, मास इनटू, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाले थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है? तमास गुने क्या बना? फोर्स इज इक्वल टू क्या आया? फॉर्मूला बन गया कि नहीं? बोलिए, इसको हम क्लियर करके यहां पे लिख देते हैं इसी बात को। चलिए देखिए, इधर मोमेंटम समझ गए थे, हमें प्रूफ करना है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सिलरेशन को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर जिसका मास m था, है कि नहीं, जिसका मास m था, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हमने इस मास के ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, है ना, जिसकी वजह से इसका मास बढ़ गया। और टाइम t में एक व्यक्ति यहाँ पर टिम्बर उचवा खड़ा था, है कि नहीं जी, और इस टिम्बर उचा के माथा पे जाके ये पत्थर तड़ाक से लगा, समझे ना, तो इस पत्थर का मास m यहाँ भी रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, द मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा इनिशियल मोमेंटम, और यहां पर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया फाइनल मोमेंटम, समझे कि नहीं। तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना लगाया गया था, जबकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स जो होता है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सीलरेशन का, जितना, है ना, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस पे कितना फोर्स लगाया गया, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इससे हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिलेगा, समझे कि नहीं, इज इक्वल टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम, समझे कि नहीं। फोर्स किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। नहीं समझ में आ रहा है, पीछे दिक्कत हो रहा है, उसको लग रहा है, हो रहा है ना, फिर से एक बार बोले, यहां से बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे कि नहीं, ठीक है। देखिए ये वाला टॉपिक को ना सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे कि नहीं, ठीक है। एक बॉडी है, शुरू में किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सर ये मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आप कैसे ला दिए, तो हमको पता है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो शुरू में जो इसका मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी होगा, और इस पे एक फोर्स लगा, एक बल लगा, तो टी टाइम में, टी टाइम मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बाद हमने जब उसको ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जेक्ट का मास वही था लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया था, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं। सर ये वाला जो वर्ड लिखा है ना, यही हमको दिक्कत कर दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पहले मोमेंटम कुछ और था, अब मोमेंटम रेट लग गया, तो कितने समय में वो मोमेंटम चेंज हो रहा। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में उतना ज्यादा बदलाव, जितना कम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में उतना कम बदलाव। ज्यादा फोर्स ज्यादा वेलोसिटी में चेंजेस, कम फोर्स कम वेलोसिटी में चेंजेस। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको। किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज जाएगा, और जब वेलोसिटी में ज्यादा चेंज जाएगा तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, और उस बॉडी पे जब कम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में कम चेंज जाएगा और ज्यादा समय में आएगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे चलेंगी ना, समय ज्यादा लगेगा ना कम फोर्स में, और जब फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो कम समय में वो बॉडी ज्यादा तेज चलेगी और उसका वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगा और उसका मोमेंटम के बदलाव भी ज्यादा होंगे। इसीलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय। क्लियर है, अब समझ में आया, पक्का, कोई बात नहीं, 3 से 4 बार चीजों को रिपीट करेंगे तो हम पहली बार थोड़ा सा अलग तरीका से बोले नहीं आया, फिर हम उसको बेहतर किए और बेहतर किए, अब इस बार लगता है कि सबको समझ में चीजें आ गई हैं। तो हमने ये क्यों पढ़ा, इसको जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो आपकी बॉडी के ऊपर चोट लग रहा है, जो मोमेंटम आप फील कर रहे हैं, वो मोमेंटम इसी फोर्स की वजह से आ रहा है, तो हमको इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे, इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया बाबू, क्लियर है, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को के से हटाएंगे, इस के का वैल्यू साइंटिफिकली 1 आया है, ठीक है, न्यूटन ने ऐसा रखा है, इसका वैल्यू इसका 1 हो गया, समझे कि नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू के एम है, इस के की वैल्यू उन्होंने 1 रखा, तो क्या बनेगा, आ गया फाइनली, ये बात सबको समझ में आया।
ये कैसे आया? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन, कैसे आया? ये बात सबको समझ में आ गया? पक्का पक्का? क्या ये एक कांस्टेंट है और हमेशा एक हमको कांस्टेंट टर्म लाना पड़ता है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। हाँ, इसको हटाने के लिए हमको लाना पड़ता है। जब अभी आपको हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, इसको हटाने के लिए भी वहां पर एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां हर जगह वैल्यू जो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लगा रहे हैं उसकी वैल्यू 1 हो, ये जरूरी कुछ और भी हो सकते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर 1 है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। समझे कि नहीं? ठीक है, हाँ, इससे k इंटू एम इंटू ए, एम इंटू 1 एम गुने ए, एम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये फोर्स कहां से आया? यहां से। ये क्या है? मोमेंटम में बदलाव कर रहा है, जिसको हम फोर्स कहते हैं। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। उसको अपने लैंग्वेज में समझे तो चोट लागत। जितना जोर से चोट उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना धीरे चोट उतना। इतनी बातें सबको समझ में आई? अब ध्यान से यहां पर सोचना है चीजें। समय बहुत ज्यादा हो गया, रोक देते हैं, कल बताएंगे। फोर्स मास के प्रोपोर्शनल होता है, एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फोर्स टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे? और कल हम इसको अभी और बेहतर। तो आज हम लोग को क्या जानना था? कल हम लोगों ने ये समझ लिया था बाबू कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये कैसे आया था, समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ, देखिए बाबू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ठीक है, बट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स जो होता है ना, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? क्लास 8 में वो मैथ में चैप्टर पढ़ाया गया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सर बताए होंगे कि अगर दो क्वांटिटी है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन जब इनवर्स की बात होती है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। अब ये चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, जो कैच वाला बोले थे ना, कैच वाला, उसका एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। समझ गए कि नहीं? कि समय ज्यादा लगेगा तो फोर्स, और समय कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा, मतलब समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलने का मतलब यह है कि यदि किसी का मोमेंटम का मतलब कि तय था कि एक प्लेयर जब किसी बॉल को रोकता है और हाथ को पीछे खींचता है, और एक प्लेयर कैसे रोकता है? एक ही बार खट से रोक लेता है। समझे कि नहीं? इन दोनों में क्या दिखा कि जब एक ने बॉल को ऐसे रोका और धीरे 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 हाथ को पीछे करके तब बॉल को रोका, यानी बॉल की वेलोसिटी जीरो होने में, वेलोसिटी जीरो होने में, बॉल तेजी से आ रहा था, हाथ में मैंने उसको पकड़ा और धीरे 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 उसको रोक लिया, तो इसका वेलोसिटी जीरो होने में ज्यादा समय लगा कि नहीं? और एक व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे बॉल को पकड़ा, आया एकदम तेजी से, बोला खट, रोक लिया। रोकने में बहुत कम समय लगा बॉल को, यहाँ पे ज्यादा समय, यहाँ पे कम समय। समझे कि नहीं? तो समय जब कम लगा था ना बॉल को रोकने पर, तो बॉल ने आपके हाथ पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा, आपके हाथ में चोट भी लग सकता है। कम समय में बॉल रुका तो ज्यादा फोर्स आपके बॉडी पे महसूस हुआ, और ज्यादा देर में बॉल रुका तो कम फोर्स आपकी बॉडी पे अप्लाइड हुआ। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लेते, समझे कि नहीं? ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखते। जैसे कि एक ये टिम्बर ऊंचा है, खेल रहा है, और ये दोनों हाथ रखा है बॉल को ऐसे रोकने के लिए। ये बॉल आया, मान लो नीचे आ रहा है, इसका स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। बॉल कितनी स्पीड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। और इसका मास मान लेते हैं 2 kg, जो भी 2 kg का बॉल है, आ रहा है, हाँ 2 kg का बॉल है, आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। समझे कि नहीं? ठीक है, और एक ही बार ये बंदे ने टाइम 0.1 सेकंड में इसको क्या किया? रोक लिया। तुरंत बॉल आया और खट से रोक दिया, हाथ पीछे नहीं किया। टिम्बर ऊंचा इतने भारी बॉल को अचानक से रोक लिया। भाई कौन सा बॉल था? वो जो फेंकते हैं ना शॉटपुटवा, हाँ, समझे कि नहीं? वो वाला बॉल था, इसने रोक लिया। समझे कि नहीं? तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ये थी, अब फाइनल वेलोसिटी जब बॉल रुक गया तो कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इतना देर लगा। समझे कि नहीं? दूसरे केस में, सेकंड केस में, बॉल यहां से आ रहा था इसी वेलोसिटी से, ठीक है, और इस बार इसको चोट ज्यादा लगा था, तो इसने डिसाइड किया कि हम बॉल को ऐसे 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 करके रोकेंगे। समझे कि नहीं? तो बॉल को इस बार रुकने में मान लीजिए 2 सेकंड का समय लगा। सपोज करते हैं कितने देर का समय लगा? 2 सेकंड का। समझे? और इसमें भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? अब दोनों में ये है फर्स्ट केस और ये है सेकंड केस। फर्स्ट केस में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं इसके हाथ पर कितना फोर्स अप्लाइड हुआ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, मास कितना है?
एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन 2 इंटू v क्या है 0, 0 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस, टाइम कितना है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 10, समझे कि नहीं? ठीक है, हाँ कितना हो गया 5 दूनी 10 10 में माइनस 100, समझे कि नहीं? चलिए सेकंड केस में फोर्स देखते हैं कितना हुआ 2 kg, इस बार v माइनस यू करेंगे तो फिर से आएगा v माइनस यू, 0 माइनस 5, फिर से माइनस 5 और क्या आएगा इस बार 2, 2 से 2 गया, कितना न्यूटन सिर्फ देखने को मिला? दोनों में से किसमें ज्यादा है? याद रखिएगा माइनस इसमें नहीं होता है, माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, माइनस डायरेक्शन। ये न्यूमेरिकल वाला नहीं पढ़ रहे हैं कि 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2, ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं। माइनस साइन जो होता है ना प्लस माइनस, ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो माइनस, और उसके सामने वाले मतलब कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसमें लग गया तो प्लस। तो प्लस और माइनस जो होता है ना बाबू, तो क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन को, समझे कि नहीं? और बाकी ऐसे जो है 100 न्यूटन का इस पे फोर्स अप्लाइड हुआ। देखिए बॉल को अचानक रोक लिया, मात्र 0.1 सेकंड में उसके हाथ पे कितना का फोर्स अप्लाइड हुआ? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स। अगर हाथ को पीछे खींच लिया तो कितना देर लगा? मात्र 5 न्यूटन। तो इसीलिए जब भी आप बॉल रोकते हैं तब रोकने के साथ हाथ को पीछे खींचिए, रुकने में समय लगे। हर एक चीज में यही फेनोमेना काम करता है। जब हम ग्लास है, मेरे पास ये शीशा का ग्लास है, वाइन वाला है कि नहीं? ठीक, और ये शीशा का ग्लास जब नीचे गिरा तो जमीन है, जमीन, ये शीशा ऊपर से स्पीड से आया, ये यहां से छोड़े, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओ, तड़ाक से इस पे आके लगा। ये जमीन हार्ड है, और हार्ड जमीन कभी भी इनको रोकने के लिए खुद को पीछे तो वो एकदम उसका वेलोसिटी तड़ाक से जीरो करेगा। आज जैसे ही जीरो करेगा, 0 सेकंड में, 0 सेकंड में उस ग्लास को रोक लिया, तो सोचो उस ग्लास के ऊपर कितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड हुआ होगा अर्थ की तरफ से। अर्थ की तरफ से उस पर फोर्स अप्लाइड हुआ ना, और ग्लास क्या गया? समझे कि नहीं? समझ में आया? यही ग्लास यदि गद्दे पे गिरा होता तो गद्दा ऐसे होता, ग्लास ऐसे करके गिर रहा होता, और ग्लास यहां पे यदि गिरता तो गद्दा कैसे हो जाता? समझे कि नहीं? ऐसे जैसे ये गद्दा है, ग्लास आया आया आया, आया गिरा तो गद्दा ऐसे करेगा, ए आजा 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 आजा, ए फिर फेंकेगा, ए 2 से 3 बार उसको नीचे लाएगा, नीचे लाएगा, दबेगा, दब के फिर ऊपर फेंकेगा, ठीक, हल्का 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 रोक लेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो गद्दा पर जब अब आप बालू पर कूदेंगे, बालू पर आपने ऊपर से छलांग लगा दिया, तो जब ये बालू है, रेत है, तो रेत पर जब आप कूदेंगे तो रेत क्या होगा? धंसेगा धंसेगा धंसेगा, और आपको एक समय लेगा आपको रोकने के लिए। अचानक आके आपका बॉडी नहीं रुकेगा रेत पर, आप रेत पे आके धंस जाते हैं और आपको रुकने में समय लगता है। लेकिन यही जमीन पर गिरता है तो जमीन धंसेगा नहीं, पकड़ रहेगा। आओ ना, तुम्हारे तड़ाक से समय नहीं लिया, फट से रोक दिया, 0 सेकंड लगा, कमर उमर सब चल गया, इतना फोर्स आपके शरीर पे अप्लाई हुआ। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखो बाबू, ज्यादा मास है, बोले ना 2 kg का, तुम बोले 2 kg का बॉल, समझे कि नहीं? आज एक बच्चा कोचिंग का न्यूटन सेकंड लॉ फेस किया, मास ज्यादा था, गाड़ी का पल्सर था, समझे कि नहीं? मास ज्यादा, लेकिन कहो कि उसका वेलोसिटी बहुत कम था। वो हमको लगता है ना कि वो 35-30 की स्पीड में होगा। अगर होता ना 60-70 में, तो मारता ना कि तुम दोनों छिटा के इन्हें उन्हें फेंका देता। और तुम दोनों आज गए थे, मैक्सिमम 40 का स्पीड था, मारा, खुद फेंका गया, और तुम सिर्फ उल्टे। और साइकिल पर अकेले तुम बैठा होता तो बड़ी दूर फेंका था, साइकिल का तुम्हारा मास ज्यादा था, 2 बैठल थे, बच गए, समझे कि नहीं? हाँ, तो देखिए यहाँ पे मास आज कितना खेल खेला, वेलोसिटी मास। तुम पूरा प्रैक्टिकल करके आए आज, रोड से आज आप पूरा प्रैक्टिकल करके आए हैं। हम देखे ना तो मेरा लगा कि गया, हमको लगा गया 1200 से ज्यादा चिंता थी सबका जान का बाबू, भयानक एक्सीडेंट था। बस कहो कि 2 चीज उसके साथ था, वेलोसिटी कम और गलत जगह इन लोगों को हिट किया। साइकिल के आगे वाले टायर पर मारा, अगर तनिया सा और पीछे पैंडल के पास मारता तो इसका गोड़ टूट जाता है, गोड़वा टूट जाता है एक दिन के, और साइकिल ऐसे बीच में से फोल्ड हो जाती है, से कड़ाक से, से तुम बच जाते। ठीक है, पीछे वाला क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये समझ में आ गया। मास, फोर्स, ये सब किस तरीके से होते हैं, उम्मीद है सभी बच्चे को समझ में आ गया। यही है न्यूटन सेकंड लॉ, समझे कि नहीं? ठीक है, हाँ। अब आइए न्यूटन थर्ड लॉ पे चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लॉजिकल है, समझे कि नहीं? हाँ, हर एक पॉइंट अभी तक सबको समझ में आया है?
कोई पूछेगा तो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। चलिए, अब आपको समझना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई घड़ी पढ़ना है? कितना टाइम हो रहा है? ठीक। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे समझेंगे। कंजर्व वर्ड क्या होता है? कंजर्व से आप क्या समझते हैं? बोलिए। बचाओ। हाँ, स्टोर कर लो, कंजर्व कर लो, है कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हाँ, सपोज करते हैं एक बॉडी है मेरे पास, m1 मास है, ठीक है, क्लियर है। और एक हमारे पास दूसरी बॉडी है, m2 मास है। मतलब इसका मास अलग है, इसका मास, इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, u1 मान लीजिए, और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, u2। ये अपना आराम से चल रहा है, ये भी अपना आराम से चल रहा है। आप अपने आप को इन दोनों की जगह एज्यूम कर लीजिए। आप लोग सुबह जॉगिंग पे गए हैं, पीछे वाला बड़ा कोनो मोटा लड़का को एज्यूम कीजिए जो दौड़ रहा है, आगे कोनो भुचकुनी टाइप के एज्यूम कर लीजिए जो दौड़ रही है, ठीक है। दोनों लोग ज्यादा नहीं दौड़, एज्यूम करना है, समझे कि नहीं? ठीक। पीछे वाले का मान लीजिए वेलोसिटी ज्यादा है आगे वाले के कंपैरिजन में, तो कुछ समय के बाद, टाइम टी के बाद, ये वाला जाके इसको हिट कर देगा कि नहीं? रोड बहुत पतला है, दोनों आदमी दौड़ रहे हैं, एगो आगे एगो पीछे, तो कुछ समय के बाद आप जाएंगे और आगे वाले में ताक से मारेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा जब पीछे वाला बॉडी आगे वाले को मारेगा? बोलिए। हाँ, तो ये है बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन मतलब टकराना। कॉलिजन से पहले का सीन चल रहा है, आज जैसे रोड पे हुआ है, बाइक आ रहा था, साइकिल था, बिफोर कॉलिजन, और ये है कॉलिजन। m1 ने m2 को मारा, ठीक। याद देखिए, उस समय ध्यान से सोचिए, आपके साथ ये घटनाएं हुई होंगी। आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं और किसी में धक्का मारेंगे, तो जितना स्लो आप होंगे उतना फास्ट वो हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं और सामने वाला 4 मीटर से, और आपने जैसे ही उसमें मारा, तो अगर आपका 5 से 3 हुआ होगा ना, तो उसका 4 से 6 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? आप 5 उसमें लड़ेंगे तो स्लो हो जाएंगे ना जी। इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। आपका बॉडी अगर किसी में टकरा कर फोर्स लगा रहा है, तो वो बॉडी भी आपके ऊपर उतना ही अमाउंट में फोर्स, जितना समय के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया उतना ही समय के लिए वो बॉडी भी आपके ऊपर। मेरा बात सबको समझ में आया? अब जितना देर कर दहिया में चिपको रहिएगा, उतने देर में आप फोर्स लगा रहे हैं, वो आपको लगा रहा है, समय इक्वल होगा। दोनों लोग, बात ये नहीं कि हम तुम्हें मार दिए हट गए, वो अभी तोरा पर फोर्स लगाइए रहा, हट गए तो लगा दिए। m1 ने m2 पर टकरा के फोर्स लगाया, उतना ही देर m2 ने भी m1 पर क्या किया? फोर्स लगाया। यानी कि F1 ने F2 पर जो फोर्स लगाया है जितने टाइम के लिए, F2 ने भी F1 पर, सॉरी F2 M1 ने जितना देर M2 पर लगाया, M2 ने भी उतना ही देर M1 पे, मतलब टाइम दोनों का क्या है? सेम है फोर्स लगाने का। अगर इसका स्पीड कुछ था, तो जितना स्पीड इसमें ये मारा, मतलब ट्रांसफर हुआ, उतना ही स्पीड इसने भी इसमें क्या कर दिया? कम कर दिया। नहीं समझे? हम दौड़ रहे हैं, सामने वाला दौड़ रहा है, हम सामने वाले पे लड़ेंगे तो सामने वाला तेज हो जाएगा किधर? तो जितना तेज होगा उतना ही वेलोसिटी मेरे में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरा बात नहीं समझे? तुम 5 से दौड़ रहे थे 4 से, और टकराने के बाद तुम्हारा स्पीड तो धीरे हो जाएगा ना। तुम मान लो होगा 3, तो 2 कम हुआ कि नहीं? वो वाला 2 ना सामने वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। वो 4 था ना, अब 6 से दौड़ने लगा, आज होता था मार दिया, गलत क्या कह रहे हैं? क्या समझे? फिर साइकिल वाला बोल देखा। तो ये है कोलिजन वाला, ठीक है। अब इसके बाद ये है आफ्टर कोलिजन। मसला तो कम नहीं होगा। अभी इस पे क्वेश्चन खूब आएगा, इस पे क्वेश्चन खूब आने वाला है, समझे कि नहीं? ये हम एग्जांपल दे, ये मास m1 है, अब जब टकराएगा तो इसका स्पीड तो स्लो हो जाएगा, स्लो होगा ना बाबू? बोलो हाँ। अब इसका फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया, है ना? ये वाला और फास्ट हो गया m2, इसका फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। ये है एक एग्जांपल। तो न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। सारी किताब वाला बात बोल दिया, कुछ हवा नहीं लगा। यानी कि मोमेंटम क्या होता है? देखो, टकराने से पहले किसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कहलाएगा कि नहीं? इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू, इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 इनटू होगा ना, इसका क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, m1 u1 प्लस m2। बोल रहे हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन होने से पहले, ये टोटल है ना, ये बराबर होंगे किसका? टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन में मोमेंटम क्या होता है? m1
इंटू v1, इसका क्या होगा m2 इंटू, ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये है टोटल मोमेंटम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, न्यूटन ने ऐसा कहा। समझ में आ गया सबको? कल हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों बराबर कैसे। मोमेंटम मतलब क्या, 1-1.5 घंटे का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रह गया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से आपको प्रूफ करना था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक है, हाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो m1 मास का ऑब्जेक्ट था u1 वेलोसिटी से चल रहा था, u1 वेलोसिटी से चल रहा था, इसका वेलोसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला मास इस मास को क्या करेगा, टकराएगा दोनों आपस में, ठीक है। ये है उस समय जब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। m1 ने m2 को क्या किया, हीट किया, समझे कि नहीं। तो m1 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा m2 पर, और m2 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा m1 पर। जितना टाइम के लिए m1 ने फोर्स लगाया उतना ही टाइम के लिए m2 ने भी इस पर फोर्स लगाया, समझे कि नहीं। और कोलिजन करने के बाद ये है m1 और ये है m2, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 और इसकी v1 और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2। इसमें न्यूटन थर्ड लॉ का कहना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग मदद लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का। m1 ने फोर्स लगाया m2 पर, तो फोर्स बाय m1 m2 पर, समझे, और ये बराबर होंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पर लगाता है वही फोर्स, उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी आपके बॉडी पर भी लगाता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है, हाँ। तो जितना फोर्स m1 ने m2 पर लगाया वही फोर्स लगाएगा m2 m1 पर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इसीलिए इसको हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, समझ गए कि नहीं। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन में t इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, मास v माइनस u अपॉन में t। देखिए टाइम तो जितना देर के लिए ये वाले फोर्स उस पे लगा है उतना ही टाइम के लिए वो वाले फोर्स भी इस पे लगा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है, हाँ। ये m1 बॉडी है, ठीक है, m1 का फाइनल वेलोसिटी v1 होगा और m1 का इनिशियल वेलोसिटी v1 होगा। ये m2 ऑब्जेक्ट m1 पर लगा रहा था तो m2 का फोर्स है, m2 का फाइनल वेलोसिटी v2 होगा और इनिशियल वेलोसिटी u2 होगा। m1 इंटू v1, m1 v1, m1 इंटू माइनस u1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब ध्यान से देखिए ये माइनस में इसको ले जाइए इधर और ये माइनस में इसको लाइए इधर, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस, ये आएगा ना इधर प्लस में, इधर माइनस में है तो m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 और ये माइनस में इधर है तो प्लस में m1 u1। ध्यान से देखिए न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से यही था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है कि नहीं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इसका क्या होगा, इसका देखिए तो m1 u1 होगा ना, इस बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले, और इस मोमेंटम का टकराने से पहले क्या होगा, m2 u2, और इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा। और इसका करे तो m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2, इन दोनों को जोड़ देता टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही प्रूफ करना था न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना एक्शन एक बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पर होगा, दूसरी बॉडी भी उतना ही रिएक्शन करेगी फर्स्ट वाले बॉडी पर। जितना फोर्स, जितना बल आप अपने बॉडी से किसी और बॉडी पर लगाते हैं उतना ही फोर्स वो वाली बॉडी भी आपके ऊपर क्या करती है, लगाती है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर न्यूटन थर्ड लॉ को बैलून से समझेंगे तो देखिए अपने पास क्या है, एक बैलून है, ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे तो अंदर का जो हवा है वो बाहर की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। और जैसे ये बैलून बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर का एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उस पर जब फोर्स लगेगा तो वो लोग भी इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये पीछे फोर्स लगाएगा लेकिन जाएगा आगे, समझ गए कि नहीं। जो आपका रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जो आप स्पेस में रॉकेट भेजते हैं, वो भी इसी थेसिस पर जाता है ना, उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। आप देखोगे जब रॉकेट लॉन्च करता है तो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, तो नीचे की तरफ प्रेशर लगाते जाता है और रॉकेट ऊपर जाते जाते न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम पर उसको बनाया गया है। तो देखिए जैसे इसको हम लोग रिलीज करेंगे ये क्या होगा बाबू, आगे की तरफ भागेगा। देखिए तो बैलून क्या किया कि जब पीछे की तरफ फोर्स लगाया तो इस एटमॉस्फेयर से इसके ऊपर भी आगे की ओर फोर्स लगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, मूव किया। तो न्यूटन थर्ड लॉ को इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।